वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ उडू ट्यूटोरियल्स। जैसा कि हम अभी इन्वेंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। इन्वेंट्री के पार्ट वन में हमने देखा कि प्रोडक्ट कैसे बनती है, प्रोडक्ट की वेरिएंट कैसे हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं, कैटेगरीज क्या होती हैं। इन्वेंट्री के पार्ट टू में हमने बेवलिंग शेप्स और साइज ब्रैकेट के हवाले से जिक्र किया था। अब तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वेंट्री के हवाले से कि इन्वेंट्री को एक्चुअली हमने वैल्यूएट कैसे करना है अपने उडू सिस्टम के अंदर, अपने मार्बलेक्स के लिए, अपनी कंपनी के अंदर उडू की जो स्टॉक है हमारे पास उसकी वैल्यू कैसे असेस हो। क्या ऐसा तरीकाकार होगा कि ऑटोमेटिकली हमारे पास स्टॉक जब बाय और सेल कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो स्टॉक का लेजर है वो अपडेट होता रहे, ना कि हमें मैन्युअली सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़े। तो इस सारे सिस्टम को हम कॉन्फ़िगर करने के लिए ये वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन होती है और प्रोडक्ट कैटेगरी लेवल पे इस कॉन्फ़िगरेशन को किया जाता है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने यूज़र को एक्सेस राइट्स देंगे। उसके लिए सेटिंग में जाना है आपने। सेटिंग में जाकर स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने में आप जब एंड पे आएंगे डेवलपर टूल्स, यहाँ पे आपने डेवलपर मोड एक्टिवेट कर लेना है। डेवलपर मोड एक्टिवेट करने के बाद आपने यूज़र सेटिंग्स में जाना है, जहाँ पे यूज़र को एक्सेस राइट्स देते हैं हम लोग। जो जिस यूज़र को आप एक्सेस राइट्स देना चाह रहे हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल जो हम लोग यूज़र कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, यूज़र को एक्सेस देते हैं, उससे नीचे ये टेक्निकल में आ जाना है। टेक्निकल में आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे ये आपको स्टॉक अकाउंटिंग ऑटोमेटिक मिलेगा। आपने इसको चेक कर लेना है। अगर आपको ये इतने सारे आइटम में नहीं मिलता, कंट्रोल F दबाएंगे तो सर्च की ऑप्शन आ जाएगी। तो आप स्टॉक अकाउंटिंग लिखेंगे तो ये स्टॉक अकाउंटिंग ऑटोमेटिक ये ऑप्शन आपके सामने विजिबल हो जाएगा। तो इसको आपने चेक रखना है और इसको सेव कर देना। अब वापस आते हैं हम अपने इन्वेंट्री मॉड्यूल की तरफ। इन्वेंट्री की कॉन्फ़िगरेशन, जैसा कि आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि इन्वेंट्री की सारी कॉन्फ़िगरेशन इन्वेंट्री मॉड्यूल में होती है। इन्वेंट्री मॉड्यूल में जाएंगे, ये आपके पास ओवरव्यू आ गया। कॉन्फ़िगरेशन के बाद प्रोडक्ट कैटेगरी, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया था कि हम लोग इस सारी कॉन्फ़िगरेशन इन्वेंट्री वैल्यूएशन की प्रोडक्ट कैटेगरी लेवल पे करते हैं। तो कैटेगरीज में जाएंगे, ये आपके पास तमाम कैटेगरीज आ गई। अब इसमें हम लोग कुछ कैटेगरीज देख लेते हैं। जैसे कोई भी एक MNG है, मार्बल एंड ग्रेनाइट, ये मैंने एक अपने हिसाब से बनाई हुई है। इसकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन टैब में देखिएगा, यहाँ पे दो चीज़ें आ रही है, कॉस्टिंग मेथड और इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इसको हम लोग अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग बन जाए हमारी। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि हमने तमाम कैटेगरीज के लिए अलग अलग सेटिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी एक की कर दी है तो वो सब पे अप्लाई हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हमने जब भी कैटेगरी बनानी है उसकी वैल्यूएशन सेटिंग अलग से करनी पड़ेगी। और जैसे दूसरी बात ये है कि जैसे मार्बल एंड ग्रेनाइट MNG कैटेगरी की हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन डिफरेंट रखी है, लेकिन इसकी जो सब कैटेगरी है, ठीक है, जैसे मार्बल ग्रेनाइट MNG के अंदर ग्रेनाइट है, उसकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन डिफरेंट तरीके से हुई है। यहाँ पे आप इसमें देखेंगे तो डिफरेंट है। सेम पेरेंट कैटेगरी है और कैटेगरी सब कैटेगरी गेंसा है, पेरेंट कैटेगरी MNG है। इसकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड स्टैंडर्ड प्राइस और मैनुअल है। और ग्रेनाइट की देखेंगे तो ऑटोमेटेड है। तो इस तरह आपने तमाम जितनी भी प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं उनकी अलग अलग वैल्यूएशन की सेटिंग करनी है। अब इस सेटिंग को करेंगे कैसे हम लोग, मैं कोई एक निकाल लेता हूँ, जैसे ये है। अब इस पे हमने इसको सेव कर दिया। ये बेसिकली हमने एक बाय डिफॉल्ट जो हमारी वैल्यूएशन होती है ये वो चीज़ है। अब कॉस्टिंग मेथड क्या चीज़ है? कॉस्टिंग मेथड आप इसको क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर अब यहाँ पे ब्लू एरिया में जहाँ पे देखेंगे तीन तरह की कॉस्टिंग मेथड होती है, स्टैंडर्ड प्राइस, एवरेज कॉस्ट और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब FIFO। स्टैंडर्ड प्राइस क्या होती है? स्टैंडर्ड प्राइस होती है कि द प्रोडक्ट आर वैल्यूड एट देयर स्टैंडर्ड कॉस्ट डिफाइंड ऑन द प्रोडक्ट। मतलब क्या कि जब हम लोग एक स्टैंडर्ड प्राइस सेट कर देते हैं, उडू हमेशा उसको उस स्टैंडर्ड प्राइस के ऊपर ही अपनी इन्वेंट्री के अंदर लेके जाता है। ये इसको मैं मजीद आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। एवरेज कॉस्ट क्या होती है?
कि लेट्स सपोज आपने 100 चीजें खरीदी थी 500 रुपए की, ठीक है। अब हर एक चीज की एवरेज प्राइस क्या है, 5 रुपए। तो ये इस तरह एवरेज कॉस्टिंग वर्क करती है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कैसे काम करता है कि जो चीज पहले आई थी वो पहले सेल आउट होगी। तो मार्बल ग्रेनाइट इंडस्ट्री को सामने रखते हुए सबसे बेस्ट तरीका इसका ये है कि हम लोग एवरेज कॉस्टिंग यूज करें, क्योंकि हमारा माल भी एवरेज के हिसाब से ही सेल होता है। ऐसा नहीं है कि जो पहले आया पहले जाएगा या एक स्टैंडर्ड प्राइस सेट होगी, ऐसा नहीं होता। हमारे पास क्या होता है, एक गाड़ी आती है, दूसरी गाड़ी आती है, तीसरी गाड़ी आती है। अब इन तीनों गाड़ियों में एक कस्टमर आता है, वो हमें ऑर्डर देता है 2476 की स्लैब का, ठीक है। अब 2476 तीनों में से जिस गाड़ी में भी पड़ा होगा, ठीक है, जिस गाड़ी के माल में पड़ा तो उसमें से निकाल के हम लोग काट के देते हैं उसको। तो इसलिए हम लोग एवरेज कॉस्टिंग इसकी करते हैं। अब इसको मजीद समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ये तीनों तरीके काम कैसे करते हैं। दो तरीकों को समझने की जरूरत है, स्टैंडर्ड प्राइसिंग और एवरेज कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड प्राइसिंग में क्या होता है, और एवरेज कॉस्टिंग में क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड प्राइसिंग बेसिकली क्या होता है कि परचेज नंबर 1 हमारे पास हुई थी यहाँ पे 100 पीस। यहाँ पे हम क्वांटिटी कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसका रेट कर लेते हैं, और यहाँ पे इसकी 100 पीस खरीदे थे हमने 350 के हिसाब से, या 100 स्क्वायर फीट हमने खरीदा था 350 के हिसाब से। परचेज 2 में क्या हुआ था, हमने फिर 100 पीस खरीदा, 100 स्क्वायर फीट खरीदे, और ये थे 345 के हिसाब से, ठीक है। और अगली दफ़ा हमने 100 पीस फिर खरीदे, ये खरीदे थे हमने, हम इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी आगे पीछे कर देते हैं, 110 125, ये हमने खरीदे थे 350 के हिसाब से, यहाँ 355 के हिसाब से। अब यहाँ पे हमारे पास इन्वेंट्री की वैल्यू क्या आएगी, 1,73,000 1,07,325, ठीक है, टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू। अब उडू बेसिकली स्टैंडर्ड प्राइस क्या होगा कि हम उडू में जब एक प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो वो हमसे कॉस्ट पूछता है, प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी है इसकी। हमने उसको दे दिया कि यार हमारे पास जो प्रोडक्ट कॉस्ट है ना वो आएगी 340 रुपये, यहाँ 350 रुपये, इसको मैं चेंज कर देता हूँ 360 कर देता हूँ, ठीक है। अब बेसिकली क्या होगा कि हमेशा जब भी उडू हमारी इन्वेंट्री रिकॉर्ड करेगा उसके लिए क्या एंट्री, अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी, स्टॉक डेबिट, ठीक है। स्टॉक को वो डेबिट करेगा, क्रेडिट में पेएबल लेके जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, पहली एंट्री 100 रुपये, 36,000 डेबिट और 36,000 क्रेडिट। अकाउंटिंग एंट्री तो ये बनती है, ठीक है। अब चूंकि हमने इसकी प्राइसिंग जो कॉस्ट प्राइस है वो की हुई है 350, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस के हिसाब से क्या आंसर आएगा, और यहाँ पे डिफरेंस देते हैं, ये हमारे पास डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब बेसिकली क्या होगा कि जब हम लोगों ने इसकी वैल्यूएशन स्टैंडर्ड प्राइसिंग पे रखी होगी तो स्टैंडर्ड प्राइसिंग पे ये क्या करेगा, स्टॉक को करेगा 35,000 से डेबिट 35,000, ठीक है, और पेएबल को करेगा 36,000 से डेबिट, ठीक है। अब 1,000 रुपये का जो डिफरेंस है वो उसको लेके जाएगा प्राइस डिफरेंस अकाउंट में। ये एक हमारा एसेट अकाउंट होगा जिसको वो ट्रीट करेगा एज ए सस्पेंस अकाउंट या एज ए नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। ये इसमें 1,000 रुपये डेबिट कर देगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव एक
फिगर आ रहा था तो उसको डेबिट करके ये इस एंट्री को बराबर कर देगा। ठीक है, ये एंट्री हमारे को बराबर होगा। अगली एंट्री को क्या करेगा, ये प्राइस डिफरेंस अकाउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा जब आप इसकी स्टैंडर्ड प्राइसिंग करेंगे। ठीक है, और वैल्यूएशन ऑटोमेटेड करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि इसकी प्राइस डिफरेंस अकाउंट इसको इसमें लेके जाना है हम, तो हमसे प्राइस डिफरेंस अकाउंट पूछेगा। ठीक है, अच्छा दूसरी परचेज में वो क्या करेगा, हमारे सेम दूसरी परचेज के लिए क्या करेगा, दूसरी परचेज में क्या होगा कि अब हमारे पास स्टॉक की जो वैल्यू है वो लेगा 38,500। ठीक है, और पेबल बुक करेगा 37,950 के हिसाब से। ठीक है, और प्राइस डिफरेंस में क्रेडिट कर देगा 550 जो डिफरेंस होगा। तो ऐसे ये तीनों परचेजेस को अपने पास नोट करेगा ऊपर। अब चूंकि हम लोग इसको एवरेज कॉस्टिंग में एवरेज कॉस्टिंग इसकी ले रहे हैं, तो एवरेज कॉस्टिंग में बेसिकली क्या होगा, हम इसी मिसाल को ले लेते हैं। एवरेज कॉस्टिंग में बेसिकली क्या करेगा, ये एवरेज कॉस्टिंग में वहां पर जितने का माल आया और जितने पीस आए, ठीक है, 1060 फुट माल आया 1,18,325 रुपए का डिवाइडेड बाय, तो अब एक्चुअल जो हमारी एवरेज कॉस्टिंग आ रही है वो हमारे पास 111 रुपये 63 पैसे आ रही है, जो एक्चुअल हमारी वाकई माल की कॉस्ट है इस टाइम कंबाइन अगर देखा जाए। तो अब ये सारी चीजें, ये सारी कैलकुलेशन आपको खुद ना करनी पड़े, हर एंट्री आपको खुद ना करनी पड़े, तो इसके लिए हम लोग इसकी, अब ये चीज तो हमारी क्लियर हो गई कॉस्टिंग मेथड क्या होता है। अब ये ऑटोमेटिक, इसमें दो ऑप्शन है, या हम लोग मैनुअल कर सकते हैं या ऑटोमेटिक कर सकते हैं। मैनुअल के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये एंट्री, जैसे मैंने अभी आपको ये डेबिट क्रेडिट करके दिखाया, जब आप सेल और परचेज करेंगे तो ये एंट्री आपको खुद से करनी पड़ेगी। ऑटोमेटेड में क्या होगा कि ये एंट्रीज ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, हम इसको एक दफा कॉन्फ़िगरेशन करके अकाउंट्स दे देंगे। हम इसको क्या करेंगे, कॉस्टिंग मेथड दे देंगे ऐप को, ठीक है, और वैल्यूएशन मेथड कर देंगे ऑटोमेटिक। ठीक हो गया। अब इसमें आप आगे आपसे ये कुछ अकाउंट्स पूछेगा कि मुझे भाईजान ये अकाउंट्स दे दें, ठीक है, कि आपने फला फला एंट्री किस किस में करनी है। स्टॉक वैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है कि आपने जिसके अंदर स्टॉक की वैल्यू देखनी है, ठीक है, मतलब स्टॉक इन हैंड का अकाउंट, वो आप अपने अकाउंटिंग की कॉन्फ़िगरेशन में जब चार्ट ऑफ अकाउंट इंपोर्ट करेंगे या उसका बाय डिफॉल्ट यूज करेंगे तो वहां पे आप ये अकाउंट स्टॉक इन हैंड का बनाएंगे, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा। द नेक्स्ट थिंग इज स्टॉक जर्नल। स्टॉक जर्नल ये ऑटोमेटिकली बना लेता है, इसको बाय डिफॉल्ट ही रहने दें अनटिल अनलेस के आपको रिक्वायरमेंट हो। अच्छा, स्टॉक इनपुट अकाउंट, इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। अच्छा, स्टॉक आउटपुट अकाउंट क्या है कि जब स्टॉक ने बाहर जाना है फैक्ट्री से आपकी, ठीक है, तो ये आपको किस अकाउंट को हिट करना चाहिए, तो वो आपने करना है कॉस्ट ऑफ, ये जो भी आप एक्सपेंस अकाउंट इसमें लगाना चाह रहे हैं, मैं इधर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लगा दूंगा। प्रोडक्शन, ऑब्वियसली बात है, प्रोडक्शन हमेशा वर्क इन प्रोसेस में जाती है। अगर मल्टीपल वर्क इन प्रोसेस बनाना चाह रहे हैं कैटेगरी वाइज तो आप वो बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब बात करते हैं स्टॉक इनपुट अकाउंट की। इनपुट अकाउंट बेसिकली कैसे बनता है, इनपुट अकाउंट क्या होता है कि इसी को लेते हैं, एक एंट्री को पास करके देखते हैं। नॉर्मली हमारी एंट्री होती है स्टॉक टू पेएबल या स्टॉक इनटू क्रेडिटर, ठीक है, लेकिन हमारे पास उलू के अंदर क्या, हम लोग जब इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऑटोमेटेड कर देते हैं तो ये दो जगहों पे जाके एंट्री हिट होती है, दो दफा, दो पार्ट्स में। पार्ट 1 आपका होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। जब डिलीवरी को आप वैलिडेट करते हैं, एक एंट्री तब वो पास करेगा, दूसरी एंट्री पार्ट 2 जो है, एंट्री का पार्ट 2
मतलब ये पार्ट वन ये है कि जैसे ही आपके पास डिलीवरी आई, डिलीवरी आपने वैलिडेट की, तो ये वाला एरिया जो पहली एंट्री है, पहला पार्ट, वो अपने पास रिकॉर्ड कर लेगा। अब पेबल तो तब क्रिएट होगा जब हम लोग इसकी इनवॉइस डालेंगे या बिल डालेंगे। तो पार्ट टू, तो एट द टाइम ऑफ परचेज बिल, तो ये दो जगह पे जाके ये एक एंट्री को कंप्लीट करेगा। तो इसमें घबराने की बात नहीं है कि एक एंट्री दो दफा क्यों हो रही है, बस आपने कॉन्फ़िगरेशन कर देनी है जैसे हम लोग इसमें बता रहे हैं, तो ये बाकी काम ऑटोमेटिकली खुद ही हो रहा होगा, इसको आपको खुद मैनुअल करने की जरूरत नहीं होगी। एंट्री होगी क्या, लेट्स सपोज हम इसी की बात कर लेते हैं, परचेज वन की। ठीक है, परचेज वन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब ये क्या करेगा, स्टॉक स्टॉक डेबिट 36,000 से, और स्टॉक इनपुट अकाउंट को यूज करेगा एज ए सस्पेंस अकाउंट टेम्पररी तौर पे, जब तक हम लोग इसका परचेज बिल नहीं बना लेते तब तक ये स्टॉक इनपुट अकाउंट में रहेगी। ठीक है, स्टॉक इनटू स्टॉक इनपुट अकाउंट। दूसरी, जब इसका परचेज बिल बना लेंगे तब ये क्या करेगा, स्टॉक इनपुट अकाउंट को डेबिट कर देगा और पेएबल आपका बुक कर देगा 36,000 ऑटोमेटिक। ठीक है, अब बेसिकली क्या हुआ, इन्वेंट्री की एंट्री इवेंचुअली यही हुई है, ये एंट्री प्लस ये एंट्री आपस में कट जाएगी। ठीक है, ये दोनों एंट्री आपस में कट जाएंगी, पीछे बची है हमारे पास स्टॉक इनटू पेएबल। तो ये अब आपके पास स्टॉक इनटू जो पेएबल एंट्री, ये अकाउंटिंग एंट्री बचती है, ये आपस में खत्म हो जाएगी। इससे दो फायदे होंगे, एक तो हमारी इन्वेंट्री बिल्कुल रियल टाइम में रिकॉर्ड हो रही होगी, और दूसरा हमें ये पता चलता रहेगा कि किस ऐसी कौन सी डिलीवरी है जिसका अभी तक परचेज ऑर्डर नहीं बना है, या परचेज बिल नहीं बना, सॉरी परचेज ऑर्डर नहीं, परचेज बिल नहीं बना हुआ। तो वो हमें पता लगता रहेगा कि यार ये डिलीवरीज हैं जिनका अभी तक हमारे पास परचेज बिल नहीं बना हुआ। अब इस स्टॉक इनपुट अकाउंट का आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया है, तो हम इसको एक एसेट साइड पे एक हम लोग अकाउंट खोल लेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग के अंदर स्टॉक इंटरिम अकाउंट के नाम से या स्टॉक इनपुट के नाम से, जो आपको नाम समझ आता है वो अपने हिसाब से अपने अकाउंटेंट से मशवरा करके रख सकते हैं। जैसे अभी हमने स्टॉक इन हैंड खोला हुआ था, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक हम लोग स्टॉक इंटरिम अकाउंट लाइबिलिटीज में खोल लेंगे। ठीक है, ये बेसिकली टेम्परेरी तौर पे लाइबिलिटी स्टैंड होती है हमारी, जब तक हम लोग इसका मतलब क्रेडिट स्टैंड कर जाता है जब तक हम इसका परचेज बिल नहीं बनाते। तो ये हमारे पास स्टॉक इंटरिम अकाउंट ओपन है। आप इसको स्टॉक इनपुट अकाउंट कह सकते हैं, स्टॉक टेम्परेरी अकाउंट कह सकते हैं, जो आपको समझ आए, जो आपके अकाउंटेंट्स आपको सजेस्ट करें। स्टॉक इंटरिम अकाउंट के साथ हम इसको सेव कर देंगे। अब हमारी इन्वेंट्री की ऑटोमेटिक वैल्यूएशन विद एवरेज कॉस्टिंग बुक हो गई है। ऑटोमेशन के लिए अगर स्टैंडर्ड प्राइस रखना चाह रहे हैं तब भी आप इसको यही सेटिंग जो नीचे की हुई है हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऑटोमेटेड की, तब भी आप यही सेटिंग रख सकते हैं और आपका काम चल जाएगा। बट माय सजेशन इज कि हम लोग मार्बल ग्रेनाइट के लिए एवरेज कॉस्टिंग विद इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऑटोमेटेड मेथड रखें। इस कॉन्सेप्ट को मजीद बेहतर समझने के लिए आपको एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं। और जैसा कि बताया कि हमारी टीम तो हमेशा आपकी सर्विस के लिए हाजिर है, तो आप हमारी टीम के लिए भी, हमारी टीम के साथ भी रब्ता कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, आप इसको ट्राई करें, और अगर फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो हमारी टीम ऑलवेज अवेलेबल है आपकी हेल्प करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।